ईडी का समन मिलने के बाद से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है। न कांग्रेस और न ही ममता बनर्जी, न शरद पवार और न ही नीतीश कुमार। सभी ने एक तरह से इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। वजह ये कि कोई भी घोटाले की आंच में अपने हाथ जलाने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि शराब घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी को ये सारा कुछ खुद ही हैंडल करना होगा। लेकिन इन सब के बीच कपिल सिब्बल केजरीवाल के समर्थन में सामने आए और विपक्षी गठबंधन को पीएमएलए एक्ट के खिलाफ एकजुट होने को कहा। सिब्बल को इस बात की तकलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार क्यों कर दिया और फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन क्यों दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, अब समय आ गया है कि अदालतें धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के घोर दुरुपयोग को लेकर जाग जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और नेताओं की जमानत से इनकार करना सरकार के हाथ में राजनीतिक हथियार बन गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कपिल सिब्बल पीएमएलए एक्ट और ईडी के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे हों। कुछ महीनों पहले भी कई विपक्षी दलों के साथ कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की अर्जी खारिज कर दी और लगे हाथ ईडी को और ताकतवर बना दिया। एक बार मात खाने के बावजूद कपिल सिब्बल फिर से ईडी के खिलाफ मैदान में उतर आए। केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है और आबकारी नीति से संबंधित मामले में ईडी 2 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे अपने दिल्ली कार्यालय में केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी। वकील सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार सरकार के हाथों में नया राजनीतिक हथियार बन गया है। समय आ गया है कि अदालतें अब पीएमएलए के घोर दुरुपयोग पर जाग जाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में जमानत नहीं दिए जाने के बाद एक अन्य पोस्ट में सिब्बल ने कहा था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये प्रक्रिया ही सजा है। सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें जेल भेजो, सबूत बाद में आ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन को निश्चित रूप से इस पर एक स्वर में बोलना चाहिए। आबकारी नीति मामले में ईडी ने अब तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ये पहली बार है जब ईडी ने केजरीवाल को समन किया है। इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल में उनसे पूछताछ की थी। पिछले दरवाजे से महुआ मोइत्रा को राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से उन्हें न तो ममता बनर्जी और न ही टीएमसी की ज्यादा परवाह है। परवाह तो उन्हें एथिक्स कमेटी की भी नहीं है, जिसके सामने पेश होने से पहले महुआ मोइत्रा ने पत्र लिखकर नई फरमाइश कर डाली। महुआ ने पत्र में लिखा कि दर्शन हीरानंदानी को क्रॉस एग्जामिन किया जाए और उन्हें दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने दी जाए। मतलब कमेटी के सामने पेश होकर महुआ कमेटी के सवालों का जवाब देने की जगह एक वकील की तरह दर्शन हीरानंदानी से सवाल जवाब करना चाहती हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट एथिक्स कमेटी को सौंप दी है, जिसके मुताबिक महुआ के संसद की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई से कम 49 बार हुआ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जानकारी महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के आरोपों की जांच कर रही संसदीय आचार समिति को दी है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दुबई में रहने वाले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेकर संसद में अडानी समूह के विरुद्ध प्रश्न पूछे। उन पर यह भी आरोप है कि प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए। दर्शन ने उनका उपयोग दुबई में बैठकर महुआ के माध्यम से संसद में प्रश्न उठाने के लिए किया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर बताया था कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर संसद में अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए प्रश्न पूछा है। उन्होंने इन आरोपों की जांच की मांग की थी। निशिकांत ने बताया था कि उन्हें ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में वकील जय अनंत देहद्राई ने दी है और जो कि महुआ के पूर्व प्रेमी हैं। उन्होंने दुबई से प्रश्न पूछे जाने को सुरक्षा को खतरा बताया था। संसद की आचार समिति ने प्रौद्योगिकी सूचना मंत्रालय से इस मामले में जानकारी मांगी थी। उस समय आचार समिति को सूचित किया गया कि महुआ मोइत्रा के संसद के आईडी से दुबई में बैठकर कम से कम 49 बार लॉगिन किया गया।
लॉगिन की ये संख्या उनके द्वारा संसद में अडानी समूह द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या से मेल खाती है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा द्वारा हाल ही में पूछे गए 61 प्रश्नों में से 50 प्रश्न अडानी समूह से जुड़े हुए थे। दुबई से लॉगिन 49 बार हुआ है। दर्शन हीरानंदानी ने स्वयं एक पत्र जारी करके कहा था कि महुआ मोइत्रा उनसे महंगे गिफ्ट्स की मांग करती थी। दर्शन ने यह भी बताया कि उनके पास महुआ के संसद पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने अडानी समूह के विरुद्ध प्रश्न पूछकर किया। महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी संसद की लॉगिन आईडी दर्शन हीरानंदानी को दी। महुआ ने बताया था कि दर्शन के कर्मचारी सवालों को टाइप करके उनसे पढ़ने को कहते थे और वे आनन फानन में उसे पढ़कर अपने फ़ोन पर आई OTP दे देती थीं, जो कि सवाल पूछने के लिए आवश्यक थी। महुआ मोइत्रा ने अब 2 नवंबर को आचार समिति के समक्ष पेश होने से पहले ये मांग की है कि उन्हें दर्शन हीरानंदानी से पूछताछ करने का मौका दिया जाए। उन्होंने वकील जयानंद देहादराई से पूछताछ करने के लिए भी मांग आचार समिति के सामने रखी। इस बात पर उन्होंने आचार समिति को एक पत्र भी लिखा है और उसे X पर भी साझा किया। महुआ ने ये भी मांग की है कि दर्शन से ये सवाल पूछे जाएं कि उन्होंने कब और कितने का गिफ्ट महुआ को दिया और इसकी एक लिस्ट बनाई जाए। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया महीनों से तिहाड़ की हवा खा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल शान से शीश महल में मजे ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया जमानत पर ही सही, लेकिन कब बाहर आएंगे इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद खुद मनीष सिसोदिया को भी नहीं होगा। संजय सिंह इस मामले में ताज़ा अंदर गए हैं। वे कब बाहर आएंगे इसका तो फिलहाल कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिसके इशारे पर पूरा घोटाला किया गया और रिश्वत की रकम को सही तरीके से ठिकाने लगाया गया, वह आज़ाद घूम रहा हो, ये बात अब मनीष सिसोदिया को भी अखरने लगी है। यही वजह है कि ईडी को कुछ बातें तो संजय सिंह ने बता दी और बाकी की बातें मनीष सिसोदिया के करीबी बुच्ची बाबू ने। असल में शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम है। के कविता से पूछताछ की जा चुकी है। बुच्ची बाबू इन्हीं के कविता के अकाउंटेंट हैं। के कविता की गर्दन न फंसे इसलिए बुच्ची बाबू ने अरविंद केजरीवाल की सारी पोल खोल दी और शराब घोटाला मामले में उनकी संलिप्तता के सबूत ईडी को थमा दिए। बुच्ची बाबू के बयान ही अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं और उन्हें ईडी के सवालों से दो चार होना पड़ेगा। ईडी ने PMLA कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली की विवादित एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है। कहा कि इस पॉलिसी को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के संपर्क में थे। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से CBI पूछताछ कर चुकी है। ये पहला मौका है जब ईडी ने केजरीवाल को समन किया। इस समन के पीछे एक शख्स का बयान अहम है और उसका नाम है बुच्ची बाबू। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि उसने कथित तौर पर BRS के नेता की कविता से जुड़े अकाउंटेंट बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया है। बुच्ची बाबू गोरांटला ने अपने बयान में कहा कि ये कविता और मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक सांठगांठ थी। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली की विवादित एक्साइज पॉलिसी केस में उनके खिलाफ भी केस दर्ज है। ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साउथ लॉबी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि कविता साउथ लॉबी का हिस्सा थी। ईडी के मुताबिक दक्षिण भारत के कुछ प्रभावशाली नेताओं और शराब कारोबारियों ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए एक नेक्सस बनाया और इसी साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की घूस दी थी। मोबाइल हैकिंग की जो कहानी अरबपति अमेरिकी जॉर्ज सोरस के साथ मिलकर राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ने लिखी, वह पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये बात और है कि कोई जान गया कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हजारों करोड़ का फंड तैयार करने वाले जॉर्ज सोरस इस खेल के पीछे थे और राहुल गांधी उनके एक मोहरे भर। इसलिए जैसे ही इस मामले पर महुआ मोइत्रा ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया, राहुल गांधी सब काम छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। इसके कुछ घंटों के अंदर ही मामले का खुलासा हो गया कि ये पूरी तरह से फेक है। लेकिन रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता अब रद्द होने के करीब है। संसद में पहले भी रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द की गई थी। महुआ मामले में इतने सबूत सामने आ चुके कि उनकी सदस्यता बच पाना लगभग नामुमकिन है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पहले भी संसद सदस्यों को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था और
कल महुआ जी एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई और उनको विश्वास है कि कमेटी उचित फैसला करेगी। संसद के नियम कानून सभी के लिए एक हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके मोबाइल की हैकिंग करने के आरोपों वाला पूरा मामला टाएं टाएं फिस हो गया। उन्होंने कहा कि संसद के अपने कानून हैं। मैंने अपनी शिकायत आचार समिति को दी। एथिक्स कमेटी में मेरी गवाही हो चुकी है। महुआ मोइत्रा कल कमेटी के सामने पेश होंगी, इसलिए मेरे लिए 2 नवंबर के बाद बोलना बेहतर होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे आरोपों पर सुनवाई होगी। मेरे जो महुआ जी के खिलाफ आरोप हैं, क्या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया या नहीं? महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ये बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि यहाँ मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसके पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट संसदीय समिति को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महुआ के लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल दुबई से 49 बार किया गया और हर बार सवाल गौतम अडानी के खिलाफ ही पूछे गए। हालांकि दर्शन हीरानंदानी अपने हलफनामे में इस बात को कबूल कर चुके हैं कि महुआ ने अपना पासवर्ड मुझे सवाल पूछने के लिए दिया और महुआ भी इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में 2 नवंबर को लोकसभा आचार समिति के सामने पेश होंगी और इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि उनको अपने खिलाफ लगे आरोपों पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने का मौका दिया जाएगा। मोइत्रा ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर से 5 नवंबर के बाद समिति की बैठक बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन समिति ने 2 नवंबर से आगे की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी का समन मिलने से आम आदमी पार्टी चाहे जितनी भी बातें बनाए, लेकिन अंदर खाने पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर गहरा तनाव है। आतिशी मारलेना ने यूं ही नहीं कहा था कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है। इसलिए पार्टी बस इस बात की तैयारी कर रही है कि केजरीवाल को तिहाड़ जाने के बाद सरकार की कमान किसके हाथों में दी जाए। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पार्टी ने अपने भरोसेमंद विधायकों और नेताओं से संपर्क भी किया है और उनकी राय भी ली है। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से ही पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही बीजेपी के नेता चिल्ला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की जगह स्थायी तौर पर किसी नेता को चुनना आसान नहीं होगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही शराब घोटाला मामले से जुड़े मामलों में जेल में हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले में बेल पर हैं। ऐसे में उनके पास सीमित संख्या में नेता बचते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब केजरीवाल को सीबीआई ने अप्रैल में बुलाया था, तब पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय और संजय सिंह के नाम की चर्चा हुई थी। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय के नाम की चर्चा इस बार भी हो रही है। उनके अलावा इस बार रामनिवास गोयल और आतिशी मरलेना के नाम पर भी विचार किया गया। पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि अंतिम फैसला सीएम ही लेंगे। कई चीजों पर विचार किया जाना बाकी है और इसके पहले वह पूछताछ के लिए जाएं। कई चीजों को सुलझाना जरूरी है। गोपाल राय अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथ हैं। वह दिल्ली में प्रदेश संयोजक और राजनीति मामलों में समिति के सदस्य भी हैं। रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि आतिशी के पास इस समय दिल्ली कैबिनेट में सबसे ज्यादा विभाग हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के केस में ग्राउंड सपोर्ट जुटाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में सरकार चलाना कोई बड़ी समस्या नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समस्या पार्टी को एकजुट रखने की है। केजरीवाल को यह अंदेशा है कि उनके जेल जाने के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर बिखराव हो सकता है। इस समय दिल्ली में केजरीवाल के 62 विधायक हैं। एक सूत्र ने बताया कि पार्टी के सामने चैलेंज किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो विधायकों के लिए स्वीकार्य हो और जो कुछ हद तक अधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस समय पार्टी के सामने आइडल चॉइस ये है कि जो व्यक्ति शुरू से ही पार्टी के साथ रहा हो और शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करता हो, उसे चुना जाए। ये भी जरूरी है कि केजरीवाल की जगह चुना गया चेहरा दिल्ली की राजनीति को अंदर और बाहर से समझता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फारूक अब्दुल्ला ने एक ईसाई महिला से शादी की और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने एक सिख से। लेकिन सारा ने जब सचिन पायलट से शादी की तो मजहब की दीवार सामने खड़ी हो गई। अब्दुल्ला परिवार की सियासत पर फर्क पड़ने लगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कबूल नहीं था। अब सारा अपने पति की डांवाडोल सियासत संभालती या अपने पति को।
इसी कश्मकश में कई साल बीत गए और सारा ने अपने परिवार की सियासत को बचाने के लिए सचिन पायलट को तलाक दे दिया। लंदन से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी आखिरकार सियासत और मजहब की दहलीज पर दम तोड़ चुकी है। किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर वही सियासत आड़े आ गई। विधायक बनना है तो नामांकन दाखिल करना होगा, और जैसे ही पायलट ने नामांकन दाखिल किया, सारी दुनिया को पता चल गया कि पायलट साहब की बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। पायलट के 2018 के चुनावी हलफनामे में सारा का उल्लेख बतौर उनकी पत्नी था। बीते 5 साल के अंदर क्या हुआ कि सचिन की सारा उनसे अलग हो गई, और इसे लेकर कोई साफ तारीख नहीं बताई गई और ना ही कोई साल। बस पता है तो ये कि सचिन सारा अब साथ में नहीं है। 19 साल पहले जब सारा ने गैर मजहब के सचिन पायलट से शादी की थी तो उस समय परिवार ने उनका साथ नहीं दिया था। शादी में सारा के अब्बा तो क्या, उनका पूरा परिवार ही नहीं आया था। सिमी ग्रेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में सचिन और सारा ने अपने दिल के राज खोले। सारा का कहना था कि 12 साल की उम्र के बाद वो इंग्लैंड चली गई थी। दोनों ने ही माना कि उनके परिवारों में एक चीज सामान्य थी और वो थी राजनीति। सारा कहती है कि राजनीति मेरे खून में है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सचिन मेरे से बेहतर तरीके से राजनीति समझते हैं और इस मामले में स्मार्ट हैं। मैं अभी भी भोली हूँ। ये समझते हैं कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं लोगों की फेस वैल्यू देखकर बात समझती हूँ। सचिन जहां राजस्थानी गुज्जर परिवार से हैं तो सारा कश्मीरी मुस्लिम हैं। दोनों की शादी को लेकर भी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि कुछ वक्त के बाद से मामला सुलझ गया, लेकिन जब सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला ने पहली बार शादी करने का फैसला किया तो जैसे उनकी जिंदगियों में तूफान आ गया था। सचिन के किरदार और मुस्कान के सारा के घर वाले कायल थे, लेकिन इन सब के बाद सब कुछ बेहद आसान नहीं था। सचिन ने अपनी मां को इस रिश्ते के बारे में बताया तो उनके परिवार की तरफ से इस रिश्ते के लिए हामी नहीं थी। सचिन ने अपने परिवार को सारा के साथ शादी करने के लिए मना लिया, लेकिन जहां सारा के परिवार की बात की जाए तो वहां से इस रिश्ते पर मुश्किलें ही अधिक थीं। सबसे अधिक ऐतराज सारा के पिता जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला को था। वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। सारा पिता की दुलारी थी तो उन्हें लगता था कि कुछ वक्त बाद शायद उनके पिता इस शादी के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। वो अब्बा को मनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का दिल नहीं पसीजा। कश्मीर में इस रिश्ते को लेकर बवाल मचा। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कैंपेन चलाए गए, यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ महीने तक दोनों प्रेमियों ने माहौल के ठंडा होने का इंतजार किया, लेकिन उन्हें ये महसूस हो गया कि हालात ऐसे ही बने रहेंगे। इसके बाद सारा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सचिन पायलट से शादी रचा ली थी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के ठीक पहले महुआ मोइत्रा ने अपना रंग एक बार फिर बदल लिया। महुआ मोइत्रा का कहना है कि उनके खिलाफ एथिक्स कमेटी को जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जांच का काम तो किसी एजेंसी को करना चाहिए। असल में ये सब कहने के पीछे महुआ के वकीलों का दिमाग है, जिनकी कोशिश महुआ की सदस्यता को लंबे समय तक बरकरार रखने की है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी से एक खास मांग की। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की बेहतर तरीके से जांच की जाए। जरूरत हो तो उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया जाए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को पत्र लिखकर ये मांग की है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने ये दावा भी किया कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का अधिकार नहीं है, केवल जांच एजेंसी ही कर सकती है। खास बात यह कि महुआ मोइत्रा ने ये मांग उस समय की है जब उन्हें 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने इस मामले में पेश होना है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा किया। इस मामले में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्राई पहले ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। दोनों ने कुछ दिन पहले ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के साथ साथ अपना पक्ष भी रखा था। इन दोनों को सुनने के बाद ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी से निवेदन किया था कि उन्हें 5 नवंबर के बाद ही बुलाया जाए, लेकिन एथिक्स कमेटी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शुरू से ही महुआ मोइत्रा और टीएमसी पर हमलावर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने संसदीय पोर्टल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने को लेकर महुआ मोइत्रा को एक बार फिर घेरा था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि टीएमसी सांसद जिस आईटी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं उसे वो पढ़ लेती।
निशिकांत दुबे ने एक और पोस्ट में महुआ मोइत्रा की नीयत पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने सांसद महुआ मोइत्रा पर ताजा हमला बोला और दावा किया कि उनके खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोप 2005 के कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले से कहीं अधिक गंभीर हैं, जिसमें 11 सांसद निलंबित हो गए थे। दुबे ने संवाददाताओं से कहा कि संसद में 10,000 रुपए के लिए सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मोइत्रा का मामला उससे कहीं अधिक गंभीर है। इस मामले पर मोइत्रा को लोकसभा आचार समिति के समन के बारे में पूछे जाने पर दुबे ने ये कहते हुए जवाब देने से परहेज किया कि नियमों के अनुसार उस मामले पर बोलना अनुचित होगा जिसकी जांच पहले से ही पैनल द्वारा की जा रही है। उनसे पहले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी महुआ पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी भी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, चोरी और फिर सीना जोरी। महुआ मोइत्रा ये बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। Bureau Report, News of India. 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कर्नाटक में सिद्धरमैया की कुर्सी खतरे में पड़ गई। हंगामा ऐसा मचा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को तत्काल बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु में दोनों नेताओं ने पहले सिद्धरमैया और फिर डीके शिवकुमार से मुलाकात की। असल में डीके शिवकुमार के दावों को किनारे लगाकर कांग्रेस ने गद्दी सिद्धरमैया को तो सौंप दी, लेकिन उसके बाद से ही कर्नाटक सरकार और पार्टी के गणित गड़बड़ाने लगे। दोनों नेताओं के गुट आमने सामने आ गए। राज्य में फिर से कुछ दिनों से राज्य में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कई बयान दिए गए और इससे पार्टी के भीतर कलह तेज हो गई। सिद्धरमैया सरकार के मंत्री जरकी होली और डीके शिवकुमार के बीच कई निगमों और बोर्ड्स के अध्यक्षों को लेकर भी तनाव देखा गया। ऐसे में पार्टी के भीतर ऑल इज वेल न होने का संदेश जा रहा था। मीटिंग के बाद सुरजेवाला ने खुलकर कहा, हमने प्रदेश अध्यक्ष से कहा है कि पार्टी लाइन से अलग बात करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लो। यह आदेश राज्य के कुछ विधायकों के बयानों के बाद आया है, जिसमें मुख्यमंत्री बदले जाने की बात कही जा रही थी। सुरजेवाला ने कहा कि हमारे कुछ मंत्रियों और विधायकों ने पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बयान दिए हैं और हमने उन्हें चेताया है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। यदि कोई अपनी बात करना चाहता है तो वह प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और खुले तौर पर मेरे पास ही आ सकता है, लेकिन हम पब्लिक फोरम में पार्टी विरोधी बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल मांड्या सीट से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने दावा किया था कि डीके शिवकुमार 2.5 साल बाद कर्नाटक के सीएम होंगे। इसे लेकर सिद्धरमैया खेमे ने आपत्ति जताई थी। उनके खेमे के विधायक HC महादेवप्पा ने कहा था कि सिद्धरमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पार्टी ने सिद्धरमैया के टर्म को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। ऐसे में इस तरह के बयान हाईकमान तक को असहज करने वाले थे। इसके अलावा कांग्रेस में टूट भी इससे उजागर हो रही थी। सुरजेवाला ने कहा कि किसी विधायक को अधिकार नहीं है कि वह ऐसे बयान दे। पार्टी महासचिव ने कहा कि किसी विधायक को अधिकार नहीं है कि वह ऐसे दावे करे। कोई भी मसला है तो उसे पार्टी फोरम पर ही उठाया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है। विधायकों को सिर्फ अपने इलाकों में विकास कार्यों पर ही फोकस करना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु की मीटिंग में हाईकमान का संदेश लेकर पहुंचे सुरजेवाला और वेणुगोपाल ने साफ कहा कि आप लोग आपसी कलह की बजाय लोकसभा चुनाव पर फोकस करें। कांग्रेस का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान राज्य में संगठन को पुनर्गठित करने पर बात हुई। संगठन में रहे कई नेता अब मंत्री या विधायक हैं। ऐसे में नए लोगों को संगठन में मौका देने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा निगमों और बोर्ड्स के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर पार्टी का कहना है कि 5 राज्यों के इलेक्शन होने के बाद इस बात पर बात करेंगे। उससे पहले पार्टी किसी तरह के विवाद नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो ईडी के समन पर सवालों का जवाब देने के बदले मुंह बिचकाकर निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ आतिशी मारलेना से लेकर राघव चड्ढा तक ये भविष्यवाणी करने लगे कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। असल में ये सब आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति ईडी पर दबाव डालने की है। इसके पहले भी सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर काफी हुड़दंग मचाया था। दिल्ली की जनता को इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा विपक्षी दलों से नए अंदाज में समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर लगभग सभी सहयोगी दल खामोश हैं। इसलिए राघव चड्ढा ने एक फर्जी कहानी गढ़ ली और कहा कि विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होगी। राघव ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी को 2024 में कोई चुनौती पेश न करे और वह जीत जाएं। चड्ढा ने आगे कहा, ईडी सीबीआई ने जितने मुकदमे नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं उनमें से 95% बीजेपी के विपक्षी हैं। 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए, इनमें से 118 विपक्षी हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से फारूक अब्दुल्ला तक, सारे बड़े शीर्ष नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए।
राघव चड्ढा ने नेताओं के आंकड़े और नाम तो बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके खिलाफ क्या मामला और कितने सालों से चल रहा है। राज्यसभा से निलंबित सांसद ने कहा कि इस बीच गठबंधन बना और इससे बीजेपी डर गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समझ में आ गया कि अभी तक पार्टियां अलग अलग लड़ती थीं तो वोट बंट जाता था और बीजेपी जीत जाती थी। गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ गठबंधन का एक प्रत्याशी लड़ता है तो सीटें कम होंगी और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर बीजेपी को सता रहा है। राघव चड्ढा ने सूत्रों के हवाले से कहा कि गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने की योजना बनी है। उन्होंने कहा कि हमारे पुख्ता सूत्र बताते हैं कि एक योजना बनी है। योजना ये कि गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डाल दो। जब इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा तो वह चुनाव कैसे लड़ेंगे? वह तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहेगा। पार्टी कैसे चलेगी? इंडिया गठबंधन के टॉप लीडरशिप को जेल में डाल देंगे तो रेस में भाजपा अकेली दौड़ेगी और जीत जाएगी। सवाल यह है कि राघव चड्ढा सूत्रों के हवाले से बात कह रहे हैं, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। अगर कोई सूत्र है तो उन्हें उसका नाम बताना चाहिए। इतनी पर्देदारी क्यों? राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि दिल्ली की सभी 7 सीटें भाजपा के खाते में आसानी से आ जाएं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।